I am Ritika Vajpayee, Assistant Professor at Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. So, in the series of business environment lectures, today I am going to talk about the legal and political environment. Okay. So, again we have this chart, the external environment, which is the external environment, which is divided into the two categories, the micro environment and the macro environment, right. So, under the macro environment you can see the political legal environment, which we are going to discuss today. Okay. Okay. So, under the legal and political environment, basically it consists of the two things, right. One is political environment and other is legal environment. So, let us see the factors of political environment. The very first is characteristics and the policies of the political parties. Under the the political environment, the characteristics and the policies of the political parties are required to be considered. The nature of the constitution and the government system, this has the direct impact on the business, and the business policies and the regulation. तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में वी कैन से कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, क्या गवर्नमेंट का द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट जिस पे पूरा जिस पे उनकी पॉलिसीज़ बन रही हैं और स्ट्रैटेजीज़ फॉर्मुलेट हो रही हैं. तो आइडियोलॉजी क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का और गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, किस सिस्टम पे वो काम करते हैं, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका है उनका, एंड लास्ट में हमें बिजनेस पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करना रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज उनका हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ही होता है. तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरह से पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, ये सारा हमें पढ़ना है पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में. Okay, so let's see the factors of legal environment. The first is law and regulations that influence business activity on the market. That is कंपनीज लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ एक्सेट्रा. तो जितने भी लॉज हैं, जितने रेगुलेशंस हैं, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स जो कि डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कंपनीज लॉ है, कॉम्पिटिशन लॉ है, देयर आर नंबर ऑफ द रेगुलेशंस एंड द लेजिस्लेशंस दैट अफेक्ट दैट अफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. एंड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के लॉज हैं, जो ये सारे जो लॉज हैं, आपके कंपनीज लॉ हो गया, कंपटीशन लॉ हो गया, वी हैव द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वी हैव द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो ये जितने भी लॉज हैं, ये मार्केट से क्या कंपनी की और मार्केट के बीच में क्या एक्टिविटी चल रही है उसको रेगुलेट करने के लिए है. ठीक है, हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑपरेट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उससे रिलेटेड है. और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स. तो वर्कफोर्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लॉज आए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ट्रीट करेगी, द वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस शुड ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़. सो देयर आर लेबर लॉज. ठीक है, लेबर लॉज में आपके फैक्ट्रीज एक्ट हैं, देयर इज़ the Factories Act, the Workmen Compensation Act, the Trade Union Act, okay, the Maternity Benefit Act, ESI Act, PF Act, Bonus Act, Gratuity Act. So बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जानी है, इनका एक बेंचमार्क भी सेट करना ज़रूरी है. तो ये सारे बेंचमार्क्स को सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज को प्रपोज किया है. और आपके अकाउंटिंग एंड टैक्स से रिलेटेड भी लॉज हैं कि गवर्नमेंट जो ऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशन कर रही है, अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करना है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर कितना टैक्स पे करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके रिगार्डिंग भी कुछ लॉज को बनाया गया है. ठीक है, प्रोविजन. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द जनरल रूल्स एंड द प्रोविजंस और द प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट. Next is justice activity. So this especially activity of civil justice as the court investigate cases that are either related to the trade or directly affect the business.
तो ऐसे कुछ केसेस जो कि ट्रेड से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं या फिर डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो कोर्ट्स का इन्वेस्टिगेशन है वो काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जुडिशरी स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो जुडिशियल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको हम यहाँ पे तीन जो क्लासिफिकेशन है वो आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन पार्ट्स में किया गया है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव है इट कंसिस्ट ऑफ, जो हम अगर हायरार्की की बात करें कि किस तरह काम करता है, तो पार्लियामेंट है जिसमें हमारा राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। एग्जीक्यूटिव में वी हैव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन हायरार्की। Under the judiciary we have Supreme Court, Chief Justice of India और other judges, and we have the high courts in the different states। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। अब हम काम की बात करें तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, रूल्स को फॉर्मुलेट कराना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उनको इम्प्लीमेंट कराना। और जुडिशरी का काम क्या है कि जो रूल्स को फॉर्मुलेट किया गया है और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अगर उस पर कुछ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है, तो वो जितने भी केसेस होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स को और केसेस को सॉर्ट आउट करना इज द टास्क ऑफ द जुडिशरी, राइट। ओके, तो लेजिस्लेटिव ब्रांच की अगर हम सबसे पहले बात करें, सो एज ए सेड to legislate the rule making, the law and policy making body in the forms of the bills। तो जितने भी बिल्स आते हैं, लॉज आते हैं, वो सारे आपके लेजिस्लेटिव ब्रांच से आते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी अगर लॉ को पास होना है, कोई बिल पास होना है, तो एक जनरल प्रोसीडिंग होती है जो हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट के जो हमारे यू काउंसिल ऑफ स्टेट है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे सबसे पहले उस जो भी प्रपोज्ड बिल है उसको भेजा जाता है, उसके बाद पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं एंड देन फाइनल कोई भी बिल को फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें कि तो जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सो वी हैव द अपर हाउस ऑफ राज्यसभा इज कॉल्ड एज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि मैक्सिमम 250 सीट्स हैं। ठीक है, एंड एट प्रेजेंट 245 सीट्स हैं। 250 इज द मैक्सिमम the maximum limit, and current हम सीट्स की बात करें अगर, so we have the 245 सीट्स in present, जिनका जो टर्म है वो 6 ईयर का होता है। जो टर्म है राज्यसभा के मेंबर्स का, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का के मेंबर्स का जो टर्म है दैट इज 6 ईयर। ठीक है, अब ये जो 245 सीट्स हैं प्रेजेंट में, अगर हम फर्दर इनके बाइफर्गेशन की बात करें, so 233 seats are elected from the state and union territories and 12 are elected by the president having special knowledge, by the president having special knowledge in the field of literature, science, art and the social service। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मेंबर्स हमें मिलते हैं कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी से जिनकी प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, एंड दोज हैव अ स्पेशल नॉलेज इन एनी काइंड ऑफ द अ डिफरेंट फील्ड, दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड्स, आइदर इन द लिटरेचर, द साइंस, आर्ट एंड द सोशल सर्विस। अगर कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया है इस फील्ड में तो उन लोगों को प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी 233 जो आपके सीट्स हैं वो आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो कंबाइंड हमारे पास जो कंबाइंड नंबर है दैट इज 233। ठीक है, ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज लोकसभा, द हाउस ऑफ पीपल। ओके, जिसे हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। अगर हम मैक्सिमम सीट्स की बात करें यहाँ पे, सो 552 सीट्स हैं, द मैक्सिमम लिमिट इज 552, और करेंट में हम बात करें सो वी हैव 545 सीट्स इन द प्रेजेंट, राइट, जिनका जो टेन्योर है ये 5 ईयर्स का होता है। एज वी हैव सीन इन द राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो टेन्योर है आपका वो 6 ईयर का है। ओके, और यही हम अगर आपके लोअर हाउस की बात करें तो यहाँ पे जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम 545 सीट्स का थोड़ा बाइफर्गेशन देखें, सो वी हैव 550 सीट्स या 550 सीट्स पे जिन्हें भी इलेक्ट किया जाता है, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, ओके। एंड 13 आपके सीट्स पे इलेक्शन होता है, इलेक्ट किया जाता है यूनियन टेरिटरीज से, और बाकी आपके आपका एंग्लो इंडियंस के 2 सीट्स होती हैं। अभी हम बात करें तो 1-2 साल पहले से जो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट था कि 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस का होना कंपलसरी है, इस कंसेप्ट को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट कंपलसरी टू हैव 2 सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियंस, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का नाम ही क्या है, काम क्या है, टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जीक्यूशन, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन कराना। लॉज का फॉर्मेशन, जो बिल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके लेजिस्लेटिव ब्रांच से, जिसमें हमारा अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आता है। देन हमारा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, इसका काम है टू एग्जीक्यूट और टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन। अब ये भी 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड है, एक है स्टेट लेवल और एक है आपका सेंट्रल लेवल, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती हैं। सेंट्रल लेवल की अगर हम एक हायरार्की की बात करें, सो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट हैं सबसे पहले, हु इज़ known as the executive head of the state, okay. Then we have vice president along with the council of the ministers, okay, and then we have the attorney general, okay. And at the state level who is responsible for the execution, जो government है आपका, जो governor है, who is having the whole and sole power and to formulate the strategies for the implementation of the laws and the regulations in particular states, okay. So this is about the executive branch, okay. Okay, so now we have seen the judiciary and the legislative and the executive branch, okay. जो judiciary branch है आपका, judiciary branch में क्या काम होता है, judiciary branch में सबसे पहले आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, okay. Let's go to the previous slides. Yes. So जुडिशरी में हमारे पास सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट, देन चीफ जस्टिस ऑफ, जिसमें कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस हैं, देन वी हैव द हाई कोर्ट्स। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये लेजिस्लेटिव और ये आपका एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में अगर कोई भी गैप आ रहा है, सी प्रॉब्लम तभी अराइज होगी जब रूल्स का फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन जो हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके एग्जीक्यूशन में और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं प्रैक्टिकली उनमें प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं गैप आएगा, तब हमें जुडिशरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो कोई बिजनेस का ही अफेयर हो सकता है, बिजनेस का डायरेक्ट अफेयर हो सकता है, और देयर कैन बी मैनी केसेस जहाँ पे बिजनेस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, आपका फर्म डायरेक्टली इन्वॉल्व है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल that will have a direct or indirect impact on your organization or your firm or your industry, right. So in that cases जुडिशरी के केसेस को कंसिडर करना भी जो जुडिशरी है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके जो लोकल लेवल पे कोर्ट्स बने होते हैं, लोकल लेवल पे आपके केसेस को भेजा जाता है। देन जो आपके रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले लोकल लेवल पे होगा, देन आफ्टर आपका जो स्टेट्स के हैं जिन्हें हम हाई कोर्ट्स बोलते हैं, हाई कोर्ट को रेफ़र किया जाएगा अगर मैटर सॉर्ट नहीं हो रहा है, अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है आपका उससे सेटिस्फाइड नहीं है पार्टीज विच आर एक्चुअली इंडल्ज इन पर्टिकुलर केस, सो इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, सो फर्दर दैट कैन बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो दिस इज़ ऑल दी सिस्टम कि कैसे लेजिस्लेटिव आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंटर रिलेटेड है एंड कैसे काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
Okay, now let's see some of the practical examples. Here are the acts which are influencing the legal environment of business. There are three categories which I have mentioned here: the commercial or the mercantile law, intellectual property regime, legislation for unfair trade practices, और अगर हम बाकी इंटरनली की बात करें तो हमारे पास लेबर लॉज हैं, इंटरनल हम और लॉज की बात करें तो लेबर लॉ है हमारे पास, वी हैव द अकाउंटिंग एंड टैक्स लॉ. ओके, सो सबसे पहले मर्केंटाइल और कॉमर्शियल लॉ की बात करते हैं. मर्केंटाइल और कॉमर्शियल लॉ में वी हैव द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, जिसमें कि कोई भी दो बिजनेस पार्टीज़ के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देयर इज एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट okay regarding to any of the matter which is related to the business. okay, so इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आने हैं उन सभी का जो उनसे रिलेटेड कोई इशू है तो उस आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंडर सारी प्रोसीडिंग्स होनी है. नेक्स्ट है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सो गुड्स का सेल्स से रिलेटेड अगर कोई भी इशू अराइज होता है, सो वी हैव द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. देर इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. देर इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932. या अगर दो लोग पार्टनरशिप में, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें अपने बिजनेस की प्रोसीडिंग किस तरह से करनी है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैंशनड है. राइट, यहीं पे अगर हम कंपनीज़ की बात करें कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, सो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव द कंपनीज़ एक्ट 2013. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में आप लिमिटेड कंपनी, आइदर इट बी अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इफ़ यू वांट टू इशू द शेयर, इफ़ देयर इज़ नीड फॉर द IPO, सो उसका प्रोसीडिंग किस तरह होना है, दैट इज़ ऑल मैंशनड देयर इन द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितना भी प्रोसीडिंग है वो मैंशनड है इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी बिजनेस डील कर रहा है, जनरली जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की. जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं, आपके चेक्स हैं, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं. ठीक है, दीज आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब कोई भी बिजनेस इशू कर रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई फर्दर इशू होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया, बट अगर वो कहीं से मिस हो गया, मिसप्लेस हो गया, किसी रॉन्ग पर्सन के पास वो पहुंच गया तो उसका मिसयूज़ ना हो जाए, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर में फिर उसके प्रोसीडिंग्स होंगे. नेक्स्ट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है. मैंने बताया कि आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना है, क्या प्रोसीडिंग्स हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास में रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मर्केंटाइल और कॉमर्शियल लॉ के. नेक्स्ट अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम की बात करें, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में हमारे पास ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है. ठीक है, जो आपके ट्रेडमार्क्स इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि आप दैट आर नॉट इन द फिजिकल फॉर्म. ठीक है, कंपनी ने खुद के अपने इंटेलेक्ट से, अगर आप अपने इंटेलेक्ट से, अपने नॉलेज का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके कुछ नया डेवलप करते हैं, विच इज़ दैट सपोज टू बी सोलली जिसमें आपका सिर्फ राइट होना चाहिए, जिसने डेवलप किया है. इफ़ आई हैव डिस्कवर्ड डेवलप्ड समथिंग न्यू, एन ऐप और एन सॉफ्टवेयर, तो मैंने अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सो आई शुड हैव द अल्टीमेट राइट ओवर द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट. सो इन सच अ वे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना पेटेंट, अपना जो टैगलाइंस होती हैं, जो ब्रांड के लोगोज होते हैं, ब्रांड का नाम है, वो जिस तरह से भी हम लिखा हुआ देखते हैं प्रोडक्ट पे, आप देखते होंगे कि कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का लोगो है या HUL है या PNG है, सो देयर समवेयर इट इज़ रिटन लाइक TM और R. ओके, सो ये ट्रेडमार्क और ये जो रजिस्टर्ड लिखा होता है, इट मीन्स कि आप वो पर्टिकुलर लोगो को या वो पर्टिकुलर टैगलाइन को, वो पर्टिकुलर जो ब्रांड का डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन से उनका भी पेटेंट्स कराया जाता है, तो ये सब
ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड लिखा होने का मतलब क्या है कि ये उस कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसे वो कंपनी के परमिशन के बिना कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इधर ही कुछ रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस पर, बिकॉज अब एक्चुअली देयर इज़ अ नीड टू फॉर द डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम। तो उसके लिए कुछ लॉज बहुत पहले से हमारे पास हैं, लाइक ट्रेडमार्क एक्ट 1999, वी हैव द पेटेंट एक्ट 1970, वी हैव द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जिनका यूज़ करके आप अगर आपके बिजनेस के किसी भी पेटेंट का, किसी भी आपकी ब्रांड का, आपकी टैगलाइन का, आपके डिज़ाइन का यूज़ किया है, किसी ने अनऑथराइज्ड यूज़ किया है, सो यू कैन फाइल अ केस बाय यूजिंग दीज एक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है लेजिस्लेशन फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब बिजनेस में अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनसे रिलेटेड भी कुछ लॉज हैं, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कंज्यूमर को कोई रॉन्ग गुड का सप्लाई किया गया है, जो प्रॉमिस किया जा रहा था, लाइक किसी कंज्यूमर ने एक एडवर्टीजमेंट देखा और वो एक प्रोडक्ट को परचेज करके ले आया, अब उसके बाद जब यूज़ किया कंज्यूमर ने तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो एडवर्टीजमेंट में देख रहा था, देयर वॉज अ बिग डिफरेंस। तो अगर और कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया था कि वॉट एवर इज़ देयर इन द एडवर्टीजमेंट इट इज़ द रियल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, कंज्यूमर ने बोला कि मुझे वैसा ही प्रोडक्ट नहीं मिला जैसे मुझे प्रॉमिस किया गया था। तो अब अब क्या होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, जिसमें बहुत सारे आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट द बैड क्वालिटी और बैड ट्रीटमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड भी कोई इशू है तो उन सभी का को आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जिसको कि पहले बोला जाता था मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट, विच वॉज वेरी फेमस, राइट। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हमारे पास अभी तक केवल MRTP एक्ट था, बट MRTP एक्ट में भी बहुत सारे लैक्यूनास थे। वो सारे लैक्यूनास और लूप होल्स को दूर करने की कोशिश की गई है विद द हेल्प ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेबर लॉ की बात करें और अकाउंटिंग और टैक्स लॉज की बात करें, तो लेबर लॉज क्यों हैं, जिससे कि वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा सा बेटर रखा जा सके। अगर हम लास्ट कुछ ईयर से कंपैरिजन करें तो पहले के टाइम में लाइक जब हमारा ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ था, जितना बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियंस नहीं हुआ करते थे, उससे पहले सिचुएशन क्या थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की अगर हम बात करें तो देयर वर वेरी बैड वर्किंग कंडीशंस फॉर द लेबर्स, देयर वर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन, बैड वर्किंग कंडीशंस, लाइक ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट जो थे इन लेबर की साइड से, उन सभी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए एंड इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट एज वेल कुछ लेबर लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया धीरे धीरे। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, देन हमारे पास बहुत सारे एक्ट हैं लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, वी हैव द वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, वी हैव द मिनिमम we have the minimum wages act, then we have the payment of wages act कि minimum wages को डिसाइड किया जाए, फिर wages डिसाइड कर लिया गया, अब wages का पेमेंट किस ड्यूरेशन में करना है, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए पर्टिकुलरली, क्या what should be the mode of the payment, उससे रिलेटेड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट देने के लिए कुछ एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया लाइक PF एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ESI एक्ट, बोनस एक्ट। सो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट देने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, सो इन दैट वे वी हैव नंबर ऑफ द लेबर लॉज। अगर हम टैक्स और अकाउंट लॉ की बात करें तो अगेन हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो भी बताता है, प्लस हमारा जो ICAI है वो भी कुछ गाइडलाइंस को इशू करता है जिसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। ओके, सो ओवरऑल अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी बिजनेस में, राइट। जितने भी लॉज हैं अगर आप उनको
ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, यू आर यूजिंग अनफेयर मीन्स और यू आर यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन अनऑथराइज्ड वे, और देयर इज़ डिस्क्रिपेंसी इन द मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ, तो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बिजनेस पे। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट की अगर यही हम बात करें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास टाटा नैनो का प्लांट। टाटा नैनो का प्लांट जो इस्टेब्लिश होने वाला था आज से कुछ टाइम पहले बंगाल के एरिया में, तो ममता बनर्जी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम ममता बनर्जी का जो था वो शी वॉज लीडिंग देयर, तो उनका रिस्ट्रिक्शन था कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम किसी प्लांट को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते, वो पॉल्यूशन के लिए और वहाँ के पॉपुलेशन के लिए। देयर वर शी हैज़ गिवन मैनी ऑफ द पॉइंट्स जिनके बेसिस पे फिर लास्ट पे क्या हुआ कि टाटा नैनो को अपना प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश करने का मौका नहीं मिला, तो प्लांट इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। ये क्या हुआ, दिस वॉज नॉट अ डायरेक्ट थिंग राइट, बट दिस वॉज अ डायरेक्ट फॉर द टाटा नैनो। बट अगर हम दूसरे इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू इस्टेब्लिश एन इंडस्ट्रियल the industrial establishment or you want to establish your factory, so there are a number of the political factors that you need to consider, there are a number of laws as well that you need to consider. So in this way we can say that the political and the legal environment have varying on the organization in direct and indirect both ways, right. So it is actually required to understand it in a better way. Okay, so thank you. In this lecture we have covered political and legal environment. In the upcoming lecture we will cover about any of the next environmental factor. Thank you.